हेलो गाइज, मैं नरेश सर आपके सामने दोबारा फिर उपस्थित हूँ। क्लास 10 का चैप्टर 1 लेकर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसी का पहले पार्ट में हम आपको कुछ बता चुके थे, जहाँ से फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद का विचार कैसे कैसे अभिव्यक्ति में आया था। इसके बाद में हमने आपको बताया था फ्रेडरिक चौधरी के बारे में, जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। इसके बाद आपको बताया था यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किस तरह से हुआ है, कुलीन और नए मध्य वर्ग का उदय कैसे हुआ था, उदारवादी राष्ट्रवाद के मायने क्या थे, और इसी से आज हम आगे बढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें क्रांति का युग। तो सबसे पहला प्रश्न यहीं पे बन जाता है कि क्रांति का युग कब से कब तक कहा जाता है। हम शुरू करते हैं। क्रांति का युग 1830 से 1848 का समय को यूरोप में क्रांति का युग कहा जाता है। तो जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था रूढ़िवादी ग्रुप कौन थे। रूढ़िवादी लोग जो है वो लोग थे जो ये चाहते थे कि बदलाव तो हो, लेकिन बदलाव कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। रूढ़िवादी चाहते थे, ये परंपराओं पर जोर देते थे, यानी कि जो राजतंत्र शासन था, राजतंत्र का शासन हो। जो कुलीन और उदारवादियों जो कुलीन और पाद्रियों को पहले से अधिकार मिले थे, वे अधिकार जो के तो मिले रहे। शासक वो जो वो निरंकुश हो, यानी कि एक राजशाही सत्ता हो, उसी सत्ता को वो प्रचलित करना चाहते थे। तो वह था आपका रूढ़िवादी। अब रूढ़िवाद को समाप्त करने के लिए उदारवादियों का जन्म हुआ था। तो उदारवादी मध्यम वर्ग था, वह आज़ादी का समर्थक था, वो एकीकरण का समर्थक था, वो राष्ट्रवाद का समर्थक था, या हम कह सकते हैं गणतंत्र का समर्थक था। तो गणतंत्र को समर्थ करने के लिए उसे विद्रोह करने पड़े, उसे आंदोलन करने पड़े, क्रांतियाँ करनी पड़ी, और इसी क्रांति को करने के वजह से ही क्रांति का युग कहलाता है। 1830 से 1848 का जो समय है, ये क्रांति का युग कहा जाता है। तो जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्था ने अपनी ताकत को और मजबूत बनाने की कोशिश की, तो यूरोप के अनेक क्षेत्रों में उदारवाद और राष्ट्रवाद को क्रांति से जोड़ करके देखा जाने लगा। अब जैसे इटली थे, जर्मनी के राज थे, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, यानी कि ओटोमन, तुर्की, आयरलैंड, पोलैंड के कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे क्रांतिकरण करने जो नेतृत्व था वो उदारवादी राष्ट्रवादी करने लगे थे। और उदारवाद राष्ट्रवादियों में कौन थे? ये शिक्षित मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे, जिनमें प्रोफेसर, स्कूली अध्यापक, क्लर्क, वाणिज्य व्यापार में लगे हुए लोग मध्यवर्गों के शामिल लोग थे। इसी क्रम में जो सबसे प्रथम विद्रोह हुआ था, यह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था। और उसमें जो ब्यूर्बो राजा था, जिसको 1815 के बाद में रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के दौरान ड्यूक मैटरनिक आदि के द्वारा सत्ता में बहाल किया गया था, अब उसे भी उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंक दिया। कब फेंक दिया? जुलाई 1830 में। और उसकी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। कैसा राजतंत्र स्थापित किया गया? संवैधानिक। कैसा था? राजतंत्र था, गणतंत्र नहीं था, ध्यान रखेंगे। यानी कि जुलाई 1830 में फ्रांस के अंदर बोर्बो राजा को उखाड़ कर बाहर किया गया था। जो बोर्बो का राजा था 1815 में, उसे बाहर किया था, उसकी सत्ता को उखाड़ फेंका था और स्थापित किया गया था एक संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि एक राजतंत्र हो जिसका एक संविधान हो, संवैधानिक का अनुरूप हो। और उसका जो अध्यक्ष था वह कौन था? लुई फिलिप। अध्यक्ष कौन था? लुई फिलिप। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। जुलाई 1830 में गणतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, जिसका अध्यक्ष था लुई फिलिप। ठीक है। और इसी समय मैटरनिक ने एक टिप्पणी की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अक्सर पूछा जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, किसका कथन है? जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह कथन है मैटरनिक का। किसका कथन है? ड्यूक मैटरनिक का। और जुलाई क्रांति से जैसे ही फ्रांस में क्रांति हुई, मैटरनिक ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिसके पीछे क्यों दिया था ये भी देखना पड़ेगा। तो ब्रुसेल्स में भी विद्रोह बढ़ गया था। कहाँ पे विद्रोह बढ़ गया था? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ है? ब्राज़ील। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। तो बेल्जियम में विद्रोह बढ़ गया, यानी कि ब्रुसेल्स में विद्रोह बढ़ गया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से आज़ाद अलग हो गया था। कौन? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स अलग हो गया। किससे हो गया? यूके ऑफ द नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से ब्रुसेल्स अलग हो गया था। और एक घटना जिसने पूरे यूरोप के अभिजात वर्ग में राष्ट्रभावनाओं का संचार किया था, यह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये क्या था? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ये बहुत बड़ी घटना थी। 15वीं सदी से लगभग 15वीं शताब्दी से जो यूनान था वो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ओटोमन साम्राज्य मुस्लिम साम्राज्य, यानी कि तुर्की साम्राज्य, जहाँ का शासक खलीफा होता है, उसे ओटोमन साम्राज्य कहते हैं। और यूरोप के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का जो आज़ादी का संघर्ष था वह 1821 से ही आरंभ हो गया था। और यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला था, जो ये जानते थे या ये कहते थे कि यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। वो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना भी बताते थे। जो कवि और कलाकार थे उन्होंने यूनान को क्या कहा था कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, यदि यूरोप में कोई सभ्यता आई है तो वह यूनान से आई है, ऐसा वो कहते थे। तो इसकी प्रशंसा करते थे वो, क्या बता करके? यूरोपीय सभ्यता का पालना बता करके प्रशंसा करते थे। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया था। एक अंग्रेज कवि होते थे लॉर्ड बायरन। अंग्रेज कवि कौन थे? लॉर्ड बायरन। इन्होंने धन इकट्ठा किया था और युद्ध लड़ने भी गए थे, लेकिन 1824 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी बुखार से। और 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि के अनुरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान हो गई थी। जुलाई 1830 में फ्रांस में प्रथम विद्रोह होता है। उसके बाद ब्रुसेल्स यूनाइटेड यूके ऑफ द नीदरलैंड से आज़ाद हो जाता है और फिर 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि से यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाता है। इसीलिए 1830 से 1848 के समय को क्रांति का युग कहा जाता है। अब इसमें पढ़ेंगे क्रांति के युग को इतना बलिदान कैसे मिला, इतना बल कैसे मिला। तो यह बल था रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के अनुरूप। ये रोमानी कल्पना क्या थी? इनका कहना था कि राष्ट्रवाद का जो विकास हो केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से ही नहीं हुआ है कि बस युद्ध हो गए, क्षेत्रीय विस्तार हो गए और राष्ट्रवाद का विकास हो गया, ऐसा नहीं है। इनका कहना है कि राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और संस्कृति क्या है? कला, काव्य, कहानी, किस्से, संगीत आदि में जो राष्ट्रीय भावनाएं हमें मिलती है, जो राष्ट्रीय भावनाओं को गढ़ने का, व्यक्त करने का जोर दिया जाता है, इससे भी संस्कृति का निर्माण होता है। संस्कृति को हम कल्चर कहते हैं। हम रोमानीवाद को देखते हैं तो एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो किसी खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। आमतौर पर जो रोमानी कलाकार थे, जो कवि थे, वो तर्क वितर्क करते थे। और तर्क वितर्क क्या करते थे? वो तर्क वितर्क विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करते थे। क्या करते थे? वो तर्क वितर्क करते थे और विज्ञान का जो महिमा मंडन था उसकी आलोचना करते थे। और उसकी जगह पर भावनाओं, अंतर्दृष्टि, किसके पर जोर देते थे? वो भावनाओं पर जोर देना चाहते थे, अंतर्दृष्टि पर जोर देना चाहते थे, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देना चाहते थे। और उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति या साझा सांस्कृतिक अतीत को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। यानी कि वो हमारे पूर्वजों की बात करना चाहते थे, जिस तरीके से हमारे पूर्वज रहते थे, उनके जो कहानियाँ थी, जो प्रचलित लोक कथाएँ थी, वह इन लोक कथाओं को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे। इन्हीं में एक नाम आता है जर्मन दार्शनिक योहान ग्राटफील्ड। याद रखेंगे योहान ग्राटफील्ड कौन था? तो योहान ग्राटफील्ड कौन थे? ये जर्मन दार्शनिक थे जो रोमानी चिंतक थे। इन्होंने कहा था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में नहीं थी। क्या कहा था इन्होंने? कि सच्ची जो जर्मन संस्कृति थी, जो जर्मनी के आम लोग थे, वह उनमें नहीं थी। और किसी राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य या लोकतंत्रों से प्रकट होती थी, ऐसा ये कहते थे। कौन कहते थे? योहान गोटफ्रीड। इसलिए लोक संस्कृति के इन स्वरूपों को एकत्र और अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक हो गया था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य भी प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्रीय संदेश को लोगों तक पहुंचाना था, जिनमें अधिकांश निरक्षर थे। अब लोगों ने जोड़ दिया कि वो जो स्थानीय बोली तो उन पर बल दिया जाए, जो स्थानीय लोक साहित्य है, स्थानीय लोक साहित्य तो लोकल लोक कथाएँ होती हैं, उनको एकत्र करने का उद्देश्य हो जाए। तो इससे केवल ये नहीं कि बस राष्ट्रीय भावनाएं वापस आएगी, इसका मतलब ये था कि जो राष्ट्रीय संदेश है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। और सबसे ज़्यादा कहाँ लागू होता था? ये पोलैंड पर लागू होता था, जो खासतौर से पोलैंड पर लागू होता था, तो जिनका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्स और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। किसका विभाजन कर दिया था? पोलैंड का विभाजन कर दिया था। पोलैंड अब स्वतंत्र भूक्षेत्र तो नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रखी गई थी। वहाँ पर संगीत और भाषा के जरिए क्या थी? राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई थी। कैरल क्रुपिस्की ने मसलन क्या था? कैरोल क्रुपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा क्या एक म्यूजिक है,
ओपेरा और संगीत से गुणगान किया था। कैसा था? ओपेरा क्या म्यूजिक है, पोलिनेस और माजुर्का जैसे लोकतंत्र है, लोक नृत्य। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, क्वेश्चन बनता है ओपेरा क्या है? ओपेरा संगीत है, पोलिनेस और माजुर्का क्या? पोलिनेस और माजुर्का लोक नृत्य। पूछा जाएगा कि निम्न में से लोक नृत्य कौन सा नहीं है? ओपेरा, पोलिनेस, माजुर्का। तो आंसर हो जाएगा ओपेरा लोक नृत्य नहीं है। ओपेरा क्या? एक संगीत है, जबकि पोलिनेस और माजुर्का लोक नृत्य है। कहाँ के लोक नृत्य है? पोलैंड के लोक नृत्य है। इसी प्रकार भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं में एक विकास की भूमिका निभाई है और रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लाद दिया गया था। पोलिश भाषा कहाँ की थी? पोलैंड की थी। तो इसे हटा करके किसको लाद दिया गया? रूसी भाषा को हर जगह लाद दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ जिसको कुचल दिया गया था। 1831 में क्या? रूस में भी विद्रोह हुआ था, लेकिन उसको कुचल दिया गया था। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया था। राष्ट्रवादी सदस्यों ने क्या किया था? राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया था। चर्च के आयोजन या धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ और नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में जो पादरी वगैरह लोग होते थे उन्हें जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारियों ने उनको सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि रूसी भाषा का प्रचार करने से इन्होंने इनकार कर दिया था। इन्होंने रूसी भाषा का जब प्रचार करने से इनकार कर दिया तो उनको साइबेरिया भेज दिया गया था। पोलिश भाषा रूसी विरुद्ध के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। क्लियर? चलिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं एक बार ग्रिम बंधुओं के बारे में। ग्रिम बंधु कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिम बंधु पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में। ग्रिम्स फेरी टेल्स के नाम से एक जाना माना नाम है। क्या है? ग्रिम्स फेरी टेल्स। फेरी टेल्स का मतलब कहानियाँ। ग्रिम्स बंधुओं के नाम से है। तो जैकब ग्रिम और विल्हेम ग्रिम दो भाई होते हैं। इनका जन्म 1785 और 86 में जर्मनी के हानोव शहर में हुआ था। दोनों सगे भाई थे। एक का जन्म 85 में हुआ था, एक का 86 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हानोव शहर में हुआ था। और ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय शौक के तौर पर पुरानी लोक कथाएँ इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। ये लोग गांव-गांव जाते थे और 6 साल तक इन्होंने ये काम किया। लोगों से बात करते थे, वहाँ से जो जिनसे बात करते थे जैसी भी कहानियाँ मिलती थी उसको नोट कर लेते थे, लिख कर ले आते थे और ये कहानियाँ बड़े और बच्चों को सुनाने से पसंद कर ली जाती थी। 1812 में इन्होंने इसका पहला संग्रह प्रकाशित किया था। कब किया था? 1812 में किया था। उसके बाद दोनों भाई राजनीति में सक्रिय हो गए थे और प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में भी इन्होंने विशेष रुचि ली थी। उसके बाद इन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित किया था। कितने खंडों में किया था? 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश का प्रकाशित किसने किया था? ग्रिम बंधुओं ने किया था। ग्रिम बंधु क्या कहते थे? ये फ्रांस के वर्चस्व को जर्मनी के लिए खतरा मानते थे कि फ्रांस का वर्चस्व नहीं होना चाहिए, जो जर्मन संस्कृति के लिए खतरा हो जाएगा। इन्होंने जो भी लोक कथाएँ इकट्ठी की है वो विशुद्ध हैं, मतलब शुद्ध हैं और सच्ची जर्मन भावना की अभिव्यक्ति, ऐसा ही समझते थे। और लोक कथाएँ इकट्ठी करने, जर्मन भाषा को विकसित करने के लिए फ्रांसीसी विरोध का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्रीय पहचान करने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। ठीक है, समझ गए आप लोग? ये थे ग्रिम बंधु और ग्रिम बंधुओं का प्रयास। ये कृषक विद्रोह है, जब किसानों ने विद्रोह किया था। चलिए इस बारे में पढ़ते हैं। कृषक विद्रोह क्या था? अब बात आती है 1848 ईस्वी की। 1848 में एक ऐसा वर्ष था जहाँ पे खाने पीने की कमी हो गई थी, लोग बेरोजगारी आ गई थी। बेरोजगारी आ गई तो लोग क्या हुआ? जब भी बेरोजगारी आती है, खाने पीने की कमी आती है, महंगे बढ़ जाते हैं, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, जगह जगह अवरोध लगाते हैं और लुई फिलिप को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। लुई फिलिप कौन था? संवैधानिक राजतंत्र का अध्यक्ष फ्रांस का लुई फिलिप था। अब जो राष्ट्रीय सभा होती थी, नेशनल असेंबली, जो आपको 9th में बताई थी, नेशनल असेंबली क्या थी? ठीक है, वो क्या करती है? गणतंत्र की घोषणा करती है। नेशनल असेंबली को संविधान बनाने का अधिकार था, तो वो गणतंत्र की घोषणा करती है और 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्कों को मत अधिकार का प्रदान करती है। पुरुषों की उम्र कितनी है? 21 वर्ष से ऊपर के। और किसको? सभी वयस्क पुरुषों को जिनकी उम्र 21 वर्ष हो चुकी है, उन्हें वो मत अधिकार प्रदान करती है। काम के अधिकार की गारंटी देती है कि सबको काम का अधिकार दिया जाएगा। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए जाते हैं। इससे पहले स्थापित किए जाते हैं। अब इससे पहले कुछ होता था। इससे पहले क्या था? 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया जो कच्चा माल देकर के निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु जिनके दाम बहुत अधिक कम थे। क्या किया था? 1845 में सिलेसिया में
बुनकरों ने एक विद्रोह कर दिया। वो विद्रोह किनके खिलाफ था? उन ठेकेदारों के खिलाफ था जो कच्चा माल देते थे और इनसे कपड़ा लेते थे, लेकिन वो दाम बहुत कम देते थे। यहाँ पे पत्रकार होते थे कि विलियम वोल्फ, इन्होंने सिलेसिया के एक गाँव की घटनाओं को इस प्रकार बयान भी किया था कि घटना क्या हुई थी। ये कहते थे कि इन गाँव में 18,000 की आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय व्यापक होता था। श्रमिकों की हालात खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों का फ़ायदा उठा करके ठेकेदार को बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा देते हैं। ठेकेदार क्या करते हैं? जो माल बनवाते हैं उसकी कीमत गिरा देते हैं। 4 जून, डेट याद रखेंगे, 4 जून दोपहर 2 बजे बुनकरों की भीड़ अपने घर से बाहर निकलती है और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी तक पहुंच जाते हैं। वे मांग कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे, मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियाँ दी गई। इसके बाद यह भीड़ घर में जबरदस्ती घुस जाती है और वहाँ की खिड़कियाँ, फर्नीचर, चीनी मिट्टी का बना सामान आदि वो सब तोड़ देते हैं। एक अन्य गुट होता है जो भंडार गृह में घुस कर के कपड़े के भंडार को लूट लेता है, उसे तार तार कर देता है। ठेकेदार भाग जाते हैं और उससे लेकिन गांव के लोग शरण से इनकार कर देते हैं। उनके ठेकेदार को भी जो पड़ोसी गांव है वो शरण नहीं देता है। उसके बाद लगभग 1 दिन बाद या 24 घंटे के बाद में ठेकेदार वापस लौटता है और उससे टकराव होता है। तो उस टकराव में लगभग 11 बुनकरों को गोली मारी जाती है, 11 बुनकरों को गोली लग जाती है। क्लियर हो गया? ये था सिलेसिया का विद्रोह। अब पढ़ते हैं 1848 जो उदारवादियों की क्रांति हुई थी, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। 1848 में जब सारे यूरोपीय देश गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी से विद्रोह कर रहे थे, उसके समानांतर पढ़े लिखे मध्य वर्गों की भी क्रांति हो रही थी। ऐसी घटनाओं में फ्रांस में भी हुई थी, जब सारे लोग पेरिस की सड़कों पर उतर आए थे और जो लुई फिलिप था उसे सत्ता को छोड़कर भागना पड़ा। तो जो नेशनल असेंबली उसने गणतंत्र की घोषणा कर दी थी और 21 वर्ष से ऊपर के सभी व्यस्त पुरुष जो थे उन पुरुषों को मत का अधिकार दे दिया था, वोट डालने का अधिकार दे दिया था। तो यहाँ पर गणतंत्र की घोषणा, ये क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1848 में हुई थी। गणतंत्र की घोषणा कर दी, जहाँ पर पुरुषों के सारे मताधिकार पर आधारित हो गया था। और यूरोप के अन्य भागों में जहाँ अभी स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो-हंगरी साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्य वर्गों ने भी संविधानवाद की मांग कर ली थी, तो जिससे राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया गया था। यानी कि उनके संविधान की मांग को भी राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ा। तो बस राष्ट्रीय एकीकरण चाहिए, राष्ट्रवाद चाहिए। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य का निर्माण की मांगों को आगे बढ़ा दिया। यह राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। क्लियर? यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हो गई थी? फरवरी 1848 को गणतंत्र की घोषणा हो गई थी। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक जो संगठन थे फ्रैंकफर्ट संसद में मिलकर के एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लेते हैं और 18 मई 1848 को, डेट याद रखेंगे, 18 मई 1848 को 831 नवनिर्वाचित प्रतिनिधि थे। इन प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जा करते हैं, फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। उनको पहले से पता होता है कि हमें कहाँ जाना है। तो 18 मई 1848 को एक उससे पहले मतदान होता है। मतदान में 831 प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। ये प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में जाते हैं और संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सेंट पॉल चर्च में आयोजित हुई थी। पूछा जाता है फ्रैंकफर्ट संसद से आप क्या समझते हो? तो उसके बाद जर्मन राष्ट्र, ये संसद क्या थी? यहाँ पे एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद का अधीन रहना था। यानी कि एक ऐसे राजा शासन करेगा जो संसद का अधीन रहेगा और संसद यानी कि गणतंत्रात्मक शासन हो जाएगा, एक संविधान का अनुरूप शासन हो जाएगा। बेशक राजतंत्र हो, लेकिन शासन किसके अधीन रहेगा? राजा, संसद का अधीन रहेगा। जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचन सभा के विरोधी थे। पहले तो वह तैयार था, लेकिन बाद में उसने पता नहीं क्या उसके मन में आया, उसने मना कर दिया। उसे लगा होगा कि प्रशासन की दुश्मनी लेनी पड़ेगी, तो इसलिए उसने वहाँ पर मना कर दिया।
रियलिटी क्या था, पर्सा बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा ताकतवर था और ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे ड्यूक मेटरनिख, उससे सभी लोग डरते थे। वह उदारवादियों का दुश्मन था, उदारवादियों का शत्रु था, उदारवादियों के विचारों को वो कुचलना चाहता था। यहाँ पर फ्रेडरिक विलियम पहले तैयार था ताज पहनने के लिए, लेकिन जब उसने देखा मुझे संसद का दिन रहना है, मेरी शक्तियाँ भी कमज़ोर हो गई हैं, तो इसलिए उसने ऐसी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वो निर्वाचित सभा के विरोधी जो थे उनका साथ देने लगा। और यहाँ पे जब कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ जाता है तो संसद का सामाजिक आधार कमज़ोर हो गया, इनके संसद टूट जाती है, भंग हो जाती है। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, तो जिससे जो संसद में मध्य वर्ग थे, जब उन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया तो उन्होंने भी उनका समर्थन खो दिया। लास्ट में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग कर दी गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद था। आंदोलन वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही थी, सैकड़ों रूप से भाग ले रही थी, लेकिन महिलाओं ने जब राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठक और प्रदर्शन में शिरकत कर दी। इसके बावजूद भी जब असेंबली के चुनाव हुए, उन चुनाव के अंदर महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। ये थे आपकी 53 संसद, महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। जब महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया, महिलाओं को केवल 53 संसद में भी जब सभा आयोजित की गई तो वहाँ पर महिलाओं को केवल प्रेक्षकों के हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया कि वह आप वोट नहीं कर सकते। महिलाओं को बोल दिया गया कि आप वोट नहीं, यानी कि उनको अधिकार नहीं दिए गए। हालांकि रूढ़िवादी जो ताकतें थी 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाने में तो कामयाब हो गई, किंतु वे पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को अब यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायत देकर ही क्रांति या दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है, यानी कि कुछ न कुछ रियायतें तो देनी ही पड़ेगी, बिना रियायत के वो समाप्त नहीं कर सकते। क्लियर। तो अब 1848 के वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाही उन परिवर्तनों का आरंभ कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों में रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इस निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हो पाया। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी और इटली का एकीकरण। चलिए भैया 1848 में जब यूरोप में राष्ट्रवाद का गणतंत्र होने लगा, यानी कि 1848 तक क्या था, क्रांति का युग था। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन हुआ, फ्रैंकफर्ट संसद बेदखल हो गई, यानी कि वो भंग हो गई, संसद भंग हो गई। लेकिन उदारवादियों का हौसला बढ़ने लगा तो यूरोप में राष्ट्रवाद का गणतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा था। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल करने लगे। जो रूढ़िवादी थे वो राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल करने लगे और इसी प्रक्रिया में यह देखा जा सकता है कि जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। हम इस प्रक्रिया में उसको देखेंगे कि उन्होंने राष्ट्रवादी भावना का इस्तेमाल कैसे किया है। तो ये दोनों जर्मनी और इटली एकीकृत होकर के राष्ट्र राज्य बन गए थे। राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्ग के जर्मन लोगों में बहुत अधिक व्याप्त थी, यानी कि वो लोग चाहते थे, राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनके अंदर। जब उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक नवनिर्वाचित संसद के द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, लेकिन राष्ट्र निर्माण का उदारवाद पहले राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। तो उनका पर्सा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। उसके पश्चात पर्सा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया और उनका मंत्री था प्रमुख ओटो वान बिस्मार्क, जो इस प्रक्रिया का जनक था और जिसने पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। और 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस से 3 युद्धों में पर्सा को जीत हुई। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होती है और जनवरी 1871 में वर्साई में एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। यानी कि पर्सा का सम्राट था विलियम फ्रेडरिक चतुर्थ, उसने मना कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद जब विलियम प्रथम जर्मनी का पर्सा का सम्राट बना तो उस समय ओटो वान बिस्मार्क वहाँ का मंत्री था और इस मंत्री की मदद से लेकर के पर्सा की सेना और नौकरशाही की मदद ली जाती है।
और 7 वर्ष के दौरान जो अलग अलग 3 युद्ध होते हैं, उन युद्धों के फलस्वरूप जर्मनी का सम्राट किसको नियुक्त कर दिया जाता है? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को घोषित कर दिया जाता है। 18 जनवरी 1871 की जो सुबह थी बहुत ज़्यादा ठंडी थी, और उस ठंडी सुबह में जो जर्मन राज्य के राजकुमार थे, सेना के प्रतिनिधि थे, उसका प्रमुख मंत्री था आदि एक बैठक होती है वर्साई के महल में, ठंडे सी इस महल के अंदर होती है, और सभा ने पर्सा के काइजर विलियम प्रथम को जर्मन के साम्राज्य की घोषणा कर देते हैं। काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में, जिसको विलियम प्रथम भी कहा जाता है, नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में पर्सा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाता था। तो जर्मनी का जो राष्ट्र निर्माण के राज्य वहाँ पे किसने शक्ति को किसने दर्शाया था? पर्सा ने दर्शाया था। और राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानूनी न्यायिक व्यवस्थाओं का आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। पर्सा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गया था। इसी प्रकार से इटली का एकीकरण हुआ था। तो जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक बहुत बड़ा इतिहास था, लंबा इतिहास था, और इटली अनेक वंशानुगत राज्यों और बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। सबसे बड़ी बात है, इटली बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। यदि हम मैप देखेंगे, तो जर्मनी एकीकरण मैप में बताएंगे आपको कैसे कैसे हुआ था। तो ये पहले देखिए, 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। कितने राज्यों में बटा हुआ था? 7 राज्यों में बटा हुआ था, और उनमें से केवल एक सार्डिनिया पीडमंट में इटावली राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। मध्य इलाके पर पोप का शासन था। दक्षिण क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन थे, और इटावली भाषा ने भी साझा रूप हासिल नहीं किया था। अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। 1830 के दशक में जोसेफे मैत्सिनी ने एकीकृत इटावली गणराज्य का एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। कब? जोसेफे मैत्सिनी के काल में। उसने भी अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था, जो आपको बता चुके हैं। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह की असफलता से युद्ध के जरिए इटावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमंट के शासक विक्टर एमानुएल द्वितीय पर आ चुकी थी। अब जब विद्रोह बार बार फेल होने लगे, तो उसके बाद में जो इटावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी आई, वो सार्डिनिया पीडमंट के शासक थे विक्टर एमानुएल द्वितीय, इन पर आ गए। इस क्षेत्र के शासक अभिवाद और नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं भी उत्पन्न करता था। और इनके प्रमुख मंत्री थे कावूर। प्रमुख मंत्री कौन थे? कावूर। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। कावूर ने ना तो वो केवल क्रांतिकारी था, ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था, बल्कि इटली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इटावली भाषा से बेहतर कहीं फ्रेंच भाषा बोलता था। और जब वो फ्रेंच बोलता था, यानी कि फ्रेंच किसकी भाषा? फ्रांस की थी, इसलिए उसने फ्रांस से दोस्ती की थी। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि, जिसके पीछे कावूर का हाथ था, से सार्डिनिया पीडमंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में कामयाब रहा। यानी कि 1859 में फ्रांस ने सार्डिनिया पीडमंट ने किसको हराया? ऑस्ट्रिया को हराया। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। नियमित सैनिकों के अलावा एक जोसेपे गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में स्वयंसेवक ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। इनके 3 क्रांतिकारी थे, जोसेपे मैत्सिनी, कैमिलो काउंटी का कावूर और जोसेपे गैरिबाल्डी, जो स्वयंसेवकों की सेना रखते थे। 1860 में वे दक्षिण इटली की ओर 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए। स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा है। जोसेपे गैरिबाल्डी ने क्या किया कि उसके बाद नियमित सैनिक तो थे ही थे, साथ में स्वयंसेवक भी थे। और 1860 में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश करने के बाद स्पेनी शासकों को वहाँ से हटाने के लिए जो वहाँ के स्थानीय किसान थे, उन किसानों का समर्थन पाने में भी असफल हो गए थे। इसमें आगे देखते हैं। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया जाता है, लेकिन इटली के अधिकांश निवासी, जिनमें निरक्षरता की दर काफ़ी ऊंची थी, अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से लोग अनजान थे। यानी कि जो इटली के किसान थे, जो निरक्षर थे, साक्षर नहीं थे, अनपढ़ थे, गरीब थे, उन लोगों को ये जानकारी नहीं थी कि उदारवाद राष्ट्रवादी विचारधारा क्या चीज़ है। उन्हें यह भी नहीं था कि इटली क्या चीज़ है, इटालिया क्या है। वो इटालिया को भी ला टालिया समझते थे, और समझते थे कि ला टालिया
विक्टर मैनुअल की पत्नी है। वो इटलिया को नहीं समझ पा रहे थे, तो वो इतने गरीब थे, इतने निरक्षर थे, लेकिन उन्होंने फिर भी गैरिबाल्डी को समर्थन दे दिया था कि ठीक है, हम आपके साथ हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं ब्रिटेन के अजीब दास्तां। ब्रिटेन, कुछ विद्वानों ने तर्क दिया है कि राष्ट्र या राष्ट्रराज का मॉडल या आदर्श ग्रेट ब्रिटेन है। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो गठन हुआ है, जो ब्रिटेन में राष्ट्रराज के निर्माण की जो प्रक्रिया अचानक हुई है, या कोई उत्पीड़न या क्रांति का परिणाम नहीं था, बल्कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। कैसा था? एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था, उसी का नतीजा था। 18वीं सदी से पहले ब्रिटेनी राष्ट्र था ही नहीं। लेकिन बात करते हैं कि 18वीं सदी से पहले क्या ब्रिटेन राष्ट्र था? ब्रिटेनी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रिटानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग, अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, जो निर्जातीय थे, एथनिक थे, सभी निर्जातीय समूह की अपनी अपनी पहचान होती है, तो ये निर्जातीय थे। सभी जातीय समूह की अपनी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी, अलग अलग परंपराएं थी। जैसे आंग्ल राष्ट्र की धन दौलत, अहमियत या सत्ता में वृद्धि द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुई। एक लंबे टकराव और संघर्ष के बाद आंग्ल संसद ने 1688 में राजतंत्र से ताकत छीन ली थी। यानी कि ब्रिटेन में गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1688 में हुई। 1688 तक ब्रिटेन में राजतंत्र लगा हुआ था। इस संसद के माध्यम से एक राष्ट्रराज का निर्माण हुआ, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच क्या हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके कहते हैं, का गठन हुआ। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व जमा पाया। इसके बाद ब्रिटानी संसद में आंग्ल सदस्यों का दबदबा रहा। प्रभुत्व किसका हो गया? ब्रिटेन का हो गया। किस पर हो गया? स्कॉटलैंड पर हो गया। संसद में सदस्य किसके रहे? ब्रिटेन के रहे। एक ब्रिटानी पहचान के विकास का अर्थ यह हुआ कि स्कॉटलैंड की खास संस्कृति या राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबा दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंड्स के निवासी, जिन कैथोलिक कुलों ने अपनी आज़ादी व्यक्त करने का प्रयास किया, उन्हें ज़बरदस्ती दमन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड्स के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने और राष्ट्रीय पोशाक पहनने की भी मंजूरी नहीं थी। अधिकांश लोगों को अपना वतन छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया गया। ऐसा ही कुछ आयरलैंड के साथ भी हुआ। आयरलैंड शहर में दो तरह के धार्मिक गुट थे, दोनों ही ईसाई गुट होते हैं, एक कैथलिक, एक प्रोटेस्टेंट। अंग्रेज आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले बहुसंख्यक कैथलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। अंग्रेजों ने क्या किया? जो आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले बहुसंख्यक, जो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले लोग थे, वो कम थे, जबकि कैथलिक देश मानने वाले बहुसंख्यक थे, उन पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता कर दी और ब्रिटानी प्रभुओं के विरुद्ध हुए कैथोलिक विद्रोह को निर्ममता से कुचल दिया गया। वार्पटन और यूनाइटेड आयरिश ने 1798 के ओवर में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को भी बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम का शामिल हुआ 1801 में। अब एक नए ब्रिटानी राष्ट्र का निर्माण हो गया, जिस पर हावी आंग्ल संस्कृति का प्रचार प्रसार किया गया। ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह, ब्रिटानी झंडा, राष्ट्रीय गान गॉड सेव आवर नेवल किंग को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने माथा सहयोग के रूप में भी, जो पुराने योग थे, राष्ट्र थे, वो माथा सहयोगियों के रूप में ही रह पाए। राज्य की दृश्य कल्पना देखते हैं अभी कितना रह गया। चलिए इसके बाद में हम आपका नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे इसको, प्रतीकों के अर्थ, गतिविधि। अभी आपका काफ़ी बचा हुआ है, तो एक पार्ट और बनाएंगे इस वीडियो का। चलिए आज के लिए आपका इतना ही है। राज्य की तरफ नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।